भगवंत सिंह मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, न्यूज 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने के लिए, पंजाब का पक्ष रखने के लिए मौका दिया। मान साहब, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल फिट रहते हैं, लेकिन पीछे फ्लड्स के दौरान आप सडनली आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। क्या हुआ? कैसी है तबीयत अभी आपकी? बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट है। तो थोड़ा लोगों के संकट देख के थोड़ा मन में दुख हुआ बहुत, तो लेकिन मेरे दुख बहुत छोटे हैं। पंजाब में जो संकट आया है, हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी इस आपदा को, इस मंजर को। पंजाब के इतिहास में भी आपने खुद बताया जैसे कि ऐसे फ्लड्स, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई पंजाब की हिस्ट्री में। 88 की बात होती है कि उस टाइम पर पंजाब में बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार सारी, जिसको कहते हैं, हदें सारी पार हो गई इस बार। लेकिन आपको रीजन क्या नजर आता है इसमें कि क्या हुआ इतनी बाढ़ इस बार? बड़ी एलिगेशंस भी लगती हैं आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी होता है कि मिसमैनेजमेंट थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन में इस बार जो इतना पानी पंजाब में आया, क्या रीजन देखते हैं आप उसका? देखो, राजनीति नहीं इस पे करनी चाहिए। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान बढ़ गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कुदरत के साथ छेड़छाड़ बहुत हो रही है। तो ऊपर से हिमाचल से पानी आया, हिमाचल वाले भी कैसे रोक लें? ग्रेविटी की बंदा तो आएगा ही ना। पहाड़ों के पहाड़ बह के आ गए, अब हाईवे बन गए पहाड़ों की जड़ों में। अब थोड़ा सा बादल फटे, पहाड़े आ गए साथ में। चेतावनी देने का भी टाइम ना उनके पास ना हमारे पास, तो डैम एकदम से ओवरफ्लो हो गया। तो बारिश यहां भी बहुत हो गई लोकल तो इससे कई कारण रहे कि जिसमें रावी और ब्यास जो है वो पहले बहुत चौड़ाई में बहते थे, फिर ऐसे ऐसे उनकी चौड़ाई कम होती गई, पानी उतने ही है, ओवरफ्लो होते गए। सतलुज ने ज्यादा नुकसान नहीं किया मालवा में, घग्गर ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं किया इस बार। घग्गर का एक बूंद भी पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो रावी और ब्यास ने बहुत नुकसान, मतलब आसपास के गांव में अजनाला से लेके अपना गुरदासपुर, सारा डेरा बाबा नानक, रामदास, फिरोजपुर, फाजिलका, कपूरथला, ये तो मतलब विपक्ष, ऑपोजिशन ने कई सारी एलिगेशंस लगाई कि पंजाब में मिसमैनेजमेंट हुई, कि जो डीसिल्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो भाखड़ा डैम में से पानी छोड़ा जा सकता था, हरियाणा को जब पानी चाहिए था उस वक्त हरियाणा को पानी नहीं दिया गया। कांग्रेस कह रही है और बीजेपी कह रही है। जो बीएल वर्मा है, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग बहुत हो रही थी, जिसके चलते जो नदियों का जो बहाव है, जो कटाव है, उसमें प्रॉब्लम हुई। हिमाचल में मिसमैनेजमेंट नहीं है। फिर हिमाचल से पहाड़ों के पहाड़ चल के आ गए। कहाँ गए पहाड़ों के जो पेड़ थे? पहाड़ तो बिल्कुल गंजे कर दिए। पेड़ कहाँ गए पहाड़ों के? कांग्रेस की सरकार थी तब भी एलिगेशन लगते थे कि ये खा गए पेड़। तो मतलब हिमाचल में बिल्कुल ठीक चल रहा है, पानी हिमाचल से आ रहा है। उत्तराखंड में मिसमैनेजमेंट नहीं है, वहां बीजेपी की सरकार है। भगवंत मान ही मिसमैनेजमेंट करता बस। ये कुदरत का मार है यार, इसमें क्या? मैं हिमाचल जाके मैं पहाड़ लेके आया? कम से कम इस बात पे तो राजनीति ना करे ना। माइनिंग ये वो तुम कम का, कब हमने माइनिंग की? माइनिंग किसने शुरू की थी? माइनिंग के किंग कौन है? अकाली दल और कांग्रेस के बंदे, जिन पर इल्जाम लगते रहे कि ये माइनिंग करवाते हैं, ये माइनिंग के किंग है। पंजाब के पास पिछले कई सालों से पैसे की कमी की बार बार बात आती है कि पंजाब में इस वक्त पैसा कम हो गया है, जितना पैसा सरकार के पास होना चाहिए उतना पैसा नहीं है। अब इस वक्त आपके पास एक डबल प्रॉब्लम आ गई कि जिस प्रकार से पंजाब में बाढ़ आई है, जिस तरीके का नुकसान पंजाब को हुआ है, आपने मिशन चढ़ती कला लॉन्च किया। आपको वो लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, इससे पहले 9 साल रहे वित्त मंत्री हमारे मनप्रीत बादल, पहले अकाली दल में 4 साल, उसके बाद 5 साल इनकी गवर्नमेंट में। 9 साल में उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। तो इस जब वित्त मंत्री कह रहा है कि खजाना खाली है, तो जो नौजवान लड़के उनको, यार खजाना खाली है, यहां क्या करेंगे, चलो बाहर को। ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। हम आए 22 में, खजाना इधर उधर से बचा के, इधर उधर से करके इकट्ठा किया। जो विरसे में मिलता है वही यूज करते हैं हम। हमारे पास नोट छापने वाली मशीनें तो है नहीं। नौकरियां देनी शुरू की, बिजली
600 यूनिट फिर भी चल रही है 90% घरों को। थर्मल प्लांट खरीदा हमने 1080 करोड़ का, गोविंदवाल साहब वाला। कोयले की माइन चलाई अपनी, जो बंद पड़ी थी 15 से, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई असली। नो एमओयू एट ऑल। एमओयू तो इन्होंने भी किए थे, इन्वेस्ट पंजाब इन्होंने भी करवाया था। वो मोहाली में वो खजूर के पेड़ लगा दिए ला के दुबई से, और वहां बुला लिए सारे बड़े बड़े, लो जी 5 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, 1 रुपया नहीं आया सर। चलो वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको माहौल नहीं मिला होगा, नहीं आए। एक दिन मैं जा रहा था रैली के लिए, इधर बठिंडा से लंबी जाना था, बादल गांव से निकलना था, खजूर के पेड़ वहां लगे हुए इनके घर के सामने। मैंने कहा यार ये एरिया कैसे हो गया, यहाँ खजूरें लगती हैं, ये कहां से आ गई खजूरें? फिर मुझे बताया गया कि ये यहाँ नहीं पैदा होती जी, ये वो इन्वेस्ट पंजाब वाली खजूरें हैं जो उनके घर के सामने लगी हैं। आज अपने कैमरामैन को भेज देना बठिंडा वाले को, उनको बोलो कि उनके घर के सामने कौन से पेड़ लगे हुए हैं। मतलब खजूरें भी ले गए यहां से उठा के, फिर कौन सा इन्वेस्ट करेगा पंजाब में? हिस्सा मांगते थे, मेरा कितना है वो बताओ। ब्रेड की कंपनी में एक रुक गए वैसी रेस्ट करने के लिए, उनसे पूछ लिया कितने, कहते ठीक है 1 रुपया मेरा ब्रेड में। ढाबे और बसें इल्जाम लगते हैं, जिस ढाबे पे रुके ढाबा मेरा है। ये इल्जाम ही है या इनमें कुछ पता भी लगा कि ऐसी बात थी वाकई? तो है ना, सुखबीर तो कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बसें हैं, बिजनेस है। बिजनेस है। पर बिजनेस है वो नहीं, कहां से आया फिर बिजनेस? हमें भी बता दो ना कि अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आपके पास 1000 बसों की फ्लीट कैसे बन जाती है? हमारी 1000 की नहीं बनेगी, 10 की बन जाएगी भाई साहब। 15 हम 5-10 एकड़ वाले लोग हैं, हमें भी बता दो कि खेती करते करते बसें कैसे बन जाती हैं, खेती करते करते 5 स्टार होटल कैसे बन जाते हैं, खेती करते करते गुड़गांव में होटल कैसे बन जाते हैं? बता दो। आप तो किसान कहते हो कि किसान नेता थे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, हमें बता दो किसान कैसे कामयाब होता है? किसान तो कर्जे में बाल बाल उसका जकड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से पूछ रहे हैं ये कि भगवंत मान, बस सुबह उठ के भगवंत मान, केजरीवाल भगवंत मान, क्यों आ गए क्यों आ गए? और कोई एजेंडा नहीं है 27 का, कोई विजन नहीं है। हाँ, हमारी बारी आने दो, भगवंत मान के गले में रस्सा डाल के घसीट के लेके जाएंगे, बहुत अच्छा एजेंडा है जी। हमारी बारी आने दो, भगवंत मान का तो देखना क्या हाल करते हैं। क्यों भाई, मैंने क्या नुकसान कर दिया? आपको लगता है कि आपके पीछे कुछ ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि आपका जिसको कहते हैं कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस कारण आप थोड़े ज्यादा टारगेट होते हैं? नहीं, कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होता है? मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आप पहले पूरे कलाकारी में, आप पूरे उसमें आपका प्रोफेशन रहा, आपने उसको बिल्डअप किया, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेरे परिवार के पिछले 30 साल से, मेरे परिवार के किसी मेंबर ने करप्शन नहीं की। नहीं ये नहीं मैं कह रहा, क्या बैकग्राउंड होता है? मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल क्या इसलिए आपको लगता है कि आपके ऊपर फोकस आता है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड फिर इनका सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उठा लो इनके बाप दादों की बातें, उठा लेते हैं। जब जलियांवाले बाग में जिस दिन गोली चलाई थी, शाम को डिनर कहां किया था? मजीठिया के घर पे जनरल डायर ने। गोली चलाने के बाद, 1000 बंदा मारने के बाद, 3000 बंदे को जख्मी करने के बाद ये बैकग्राउंड चाहिए? और उसके बाद इनका उठा लेते हैं, कैप्टन साहब का। हाईवे रॉबर थे जो इनके परदादा थे, ये शेर शाह सूरी मारन NH1 जो है, वहां पे अहमद शाह अब्दाली जब लूट के जाता था दिल्ली को, तो जो सिंगों के जत्थे थे वो पीछे जो फौज रह जाती थी, थोड़ा कमजोर घोड़े थक जाते थे, उनको लूट लेते, लूट के जनता में बांट देते थे। 3-4 बार हुआ। अब्दाली ने कहा यार मेरे काफिले को कौन लूट लेता है? तो इनके दादाजी ने बताया था कि ये लूट लेते हैं, उसने सबको मार दिया और उसके बदले पटियाला का राज मिला, उसके बदले मिला पटियाला रियासत। अभी भी अब अहमद शाह अब्दाली का झंडा लगा हुआ है मोती महल में। ये बैकग्राउंड चाहिए अब।